नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कि आपके पास यूजीसी नेट की तैयारी करते वक्त केवल 7 से 10 दिन हो तो कैसे आप अपने तैयारी को आखिरी रूप दे सकें और पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ चिंतन मनन किया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं 3 से 4 वर्षों से लगा हुआ हूँ और हमने यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से अलग-अलग एंगल से ढेर सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमने महत्वपूर्ण जो भी लेक्चर्स रहे हैं, उनको एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की है और इस लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 जो कि यूजीसी एनटीए द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वैसे हम 1, 2, 3, 4 आराम से पढ़ लेते हैं। 4 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर इस पे थोड़ा बहुत आप अध्ययन किए रहेंगे तो भी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 मैं इसमें लगे हुए कवियों, कहानीकारों, उपन्यासकारों, नाटककारों, निबंधकारों और अन्य गद्य विधाओं में लिखे जो लेखक हैं उनके बारे में देख रहा था। तो लगभग इसकी संख्या कुल मुझे दिखाई पड़ी 86 कवियों और साहित्यकारों को हमें पढ़ना है। तो ये देखने में संख्या लगभग शतक के आसपास में है, इसलिए हमारे सामने चुनौती हो जाती है कि कैसे एक सप्ताह में इसको कवर करें। लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। हमने बहुत मेहनत से इस पे काम किया हुआ है। तो उसी चीज़ पे हम फ़ोकस करेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे, यहाँ भी कर रहे होंगे, अन्य जगहों पर भी आपको प्रैक्टिस सेट दिखाई पड़ रहे होंगे। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि कुछ ऐसा मैटर आप सभी को दिया जाए, जिसमें कि आप एक से अधिक प्रैक्टिस सेट को कर पाएँ। उसको पढ़ें, पहले कहीं प्रैक्टिस सेट करें, यहाँ भी प्रैक्टिस सेट करें। जब चीज़ें न समझ में आए तो हमारे नोट्स को पढ़ें, शॉर्ट नोट्स को पढ़ें, फिर इनको पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट करें। यानी कि शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट प्रैक्टिस, संघर्ष विराम संघर्ष की एक नीति महात्मा गांधी ने अपने जीवन में यूज की थी। यहाँ पर भी आपको वही करना है। नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, शॉर्ट नोट, प्रैक्टिस सेट, या फिर जो भी सब्जेक्टिव नोट्स हैं उनको भी, क्योंकि वक्त कम है और वक्त कम रहता है तो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है और लगता है कि कोई ऐसा मंत्र या हमें नोट्स मिल जाए जिससे कि हम अपने इस परीक्षा में बैठने लायक हो जाए। तो इस एंगल से हमने बहुत काम किया हुआ है और हमारी वीडियो सब नीचे दब गई थी। लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से वे सारे आवश्यक वीडियो आपको मिल जाएंगी जो विद्यार्थी सीरियस और गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने शॉर्ट नोट्स और नोट्स सब्जेक्टिव तौर पर कैसे बनाया हुआ है और कहां से आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 5 के अंतर्गत किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको किस तरीके के मैटर मिलेंगे। प्रायः सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में है। ठीक है, तो इस काव्य संग्रह को हमें प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से भी याद करके रखना पड़ता है, विषय वस्तु के दृष्टिकोण से याद करके रखना पड़ता है और पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। तो जो मैं यहाँ पर लिंक दिया हुआ हूँ, पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने काफी प्रयास किया कि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो भी कविताएं लगी हुई हैं उनकी व्याख्या की जाए और मूल टेक्स्ट पढ़ाया जाए। इसके लिए भी इसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आपके पास समय कम है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में जो भी वीडियो लेक्चर हैं उनको आप जरूर समय निकाल कर देखिए, क्योंकि न सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं बल्कि कवियों को ध्यान में रखते हुए भी उनके एक एक वाक्य विकल्प में आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये लिंक काफी आपके लिए सहायता प्रदान करने वाला होगा और पूरा वीडियो में भी बताया गया कि कैसे हम प्रश्नों को टैकल करें या फिर उनको हल करें। तो इसको आप जरूर देखिएगा। हमने यूनिट 5 को लेकर काफी मेहनत किया हुआ था। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इस पे मैं लगभग 80% काम किया था और अभी समय बचा हुआ है, वो 20% मैं पूरा कर दूंगा। चलते हैं, बात करते हैं जो यूनिट 6 है। यूनिट 6 जो नए पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं। मैं आप सभी के लिए अपने चैनल का रिव्यू किया, देखा कि
चीजें तो मैंने बहुत कुछ बनाया हूं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने सिलेबस में लगे हुए लगभग 13 या 14 उपन्यास हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो लेक्चर बनाई हुई थी, ठीक है। और उसमें भूमिका पर हमने जोर दिया है। रेयर केस में आपको इस तरीके के लेक्चर दिखाई पड़ेंगे, और एक परीक्षार्थी के तौर पर हमने देखने का प्रयास किया। और अगर आप पुराने दिनों से जुड़े होंगे तो हमने यूनिट वाइज ये भी बताया कि किस पोर्शन से कितने सवाल आते हैं, कितने सवाल किस पोर्शन को ध्यान में रखना है, ये सब मैं बता चुका हूं। वो अब समय नहीं रहा, लेकिन हमने उपन्यासों की भूमिका पर बातचीत की है। फिर इसके बाद हर उपन्यास को पात्र के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार और जो भी संवाद रहे उसके अनुसार हमने यहाँ पर नोट्स बनाए और आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी, ये उपन्यास हो गया। परीक्षा गुरु, ठीक है। हर वीडियो में 2-2, 3-3 उपन्यासों को हमने शामिल किया यहाँ पर। तो इस लिंक में आपको 3 उपन्यास मिल जाएंगे। बस जरूरत यह है कि आप अपने समय को ठीक से निर्धारित करते हुए 3 से 4 घंटे इन 7 से 10 दिन जो भी बचे हुए उसमें आप मेहनत कर दीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अच्छे मुकाबले में आ जाएंगे। मैं उन विद्यार्थियों को मुकाबला में लाना चाहता हूं जो कि अभी थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो गति में चल रहे थे। बाकी हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा था अभी कि हरियाणा टेट का एग्जाम हुआ था, तो हमारे कई विद्यार्थी हैं जो कि मैसेज किए कि सर बहुत कुछ आया हुआ था यहाँ से। जबकि मैं ईमानदारी से कहूँ तो हरियाणा टेट की मैं तैयारी नहीं करवाया था, लेकिन बार बार मैं जोर देता था कि थंबनेल पर मत जाइए, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाई कराई जा रही है वो एक परीक्षा के लिए नहीं बल्कि अनेकों परीक्षाओं की तैयारी आप कर सकते हैं। तो देखिए, उपन्यास के लिए आपको भटकना नहीं है। आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस लेक्चर को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ये संजीवनी बूटी का काम करने वाला होगा। इसी में हमने उपन्यास को नए पैटर्न से बताने के लिए शॉर्ट बनाया, जिसमें कि 10 उपन्यास आप देख रहे हैं। नीचे 3 उपन्यास दिए और फिर वक्त कम रहते हुए हमने 10 उपन्यासों की भूमिका एक जगह कलेक्ट की है। ये वीडियो कितना आपको संबल प्रदान करेगा, मैं बस इसकी कल्पना ही कर सकता हूं। एक बार ट्राई करके आप लोग देखिए। ये तीनों लिंक आपके लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर कमेंट बॉक्स में। काफी मेहनत के बाद मैंने इसको जुटाया है। आप भी कड़ी नजर रखिए इस पे कि आपके लिए क्या जरूरी है। तो हमने 5 पे भी बात कर लिया और 6 पे बात कर लिया। अब बात करते हैं 7वां यूनिट है, यूनिट 7, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना है, यूनिट 7 के अंतर्गत पढ़ना है कहानियों को, ठीक है। तो कहानियों का कुल लगभग 21 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, और ये 21 कहानियां यहाँ से किस तरीके से सवाल आता है कि किस कहानी संग्रह में है, प्रकाशन वर्ष, पात्र परिचय, विषय वस्तु के आधार पर सवाल पूछा जाता है। तो हर एंगल से बताया गया है इसमें। न सिर्फ आपके समय का कीमत यहाँ पर उसको रखा गया, ध्यान रखा गया है, बल्कि परीक्षा में नए तरीके से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए चीजें बताई गई हैं। बहुत मेहनत से मैंने पढ़ पढ़ के एक एक लाइन पढ़ पढ़ के यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है पूरे वीडियो लेक्चर में। तो कहानी आप एक बैठक में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये लिंक यहाँ पर दिया गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो यूनिट है वो यूनिट 8 है, जो कि नाटक से रिलेटेड है, ठीक है। यूनिट 8 को मैं अगर देखूं तो इसमें नाटक है, लगभग इसमें 10 नाटक, इसमें 14 नाटक की बात की गई है क्या? हाँ, नाटक तो 14 है, लेकिन जो नाटककार हैं वो 10 हैं। कईयों की 2-2 नाटक भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा नाटकों का प्रकाशन वर्ष, 14 नाटकों का प्रकाशन वर्ष, पात्रों का नाम, विषय वस्तु। अब परीक्षा का अगर पेपर उठाएंगे तो इसी तरीके से सवाल पूछे गए। प्रकाशन वर्ष में अनुक्रम के हिसाब से सवाल पूछे गए, पात्रों के नाम पूछे गए, विषय वस्तु पूछे गए, या फिर कुछ संवाद पूछे गए। ये भी जिसको कि हम कथन कहते हैं, यहां से भी सवाल आते रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक बैठक में आप 14 नाटक को एक जगह देख पाएंगे और किस हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं उनको भी समझ पाएंगे। इसी में हमने दूसरा लिंक दिया कि नाटकों से एक और सवाल पूछा जाता है। आप देखिए कितना बारीकी से मैं अध्ययन कराने की कोशिश किया। कई बार क्या होता है कि जब कोई मेहनत करता है तो
मेहनत करते 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 पहले की जो मेहनत होती है उसको भूलने लगता है। लेकिन आप को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंतिम समय में पहले की गई मेहनत ही आपको पार करती है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं कि मेरी नैया पार हो जाए, नैया पार हो जाए। तो अगर मैं कहूँ कि 7 से 10 दिन में आपकी नैया पार होगी, तो थोड़ी-सी ये ज़्यादती होगी, मैं सही नहीं हूँ अपनी जगह। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो आप 6 से 1 साल यहाँ पर लगाए हुए हैं और मेहनत किए हुए हैं, वो निश्चित तौर पर आपको आगे ले जाएगी। तो हमने देखा है यहाँ पर कि नाटकों से अंक पूछे जाते हैं कि इसमें कुल कितने अंक हैं, पात्र योजना के बारे में बात हुई। तो हमने एक जगह इन 14 नाटकों में जो भी अंक अंक है या फिर जिसमें विभाजित किए गए हैं, उनको एक जगह हमने कलेक्ट किया हुआ है। एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं अगली जो यूनिट है, यूनिट 9, जिसमें निबंधों की बात की गई है और ढेर सारे निबंध लगे हुए हैं। और निबंध जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा-सा बोर करने वाले होते हैं। बहुत आप जिस हिसाब से कहानी और उपन्यास पढ़ते हैं, शायद निबंध पढ़ने में उतना आनंद आता हो, क्योंकि उसमें बौद्धिक तरीके की बातें की जाती हैं, विचार प्रधान तरीके की बातें की जाती हैं। तो हमने परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए देखा कि पूछा जाता है कि कौन निबंध किस निबंध संग्रह में, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है? और किसका निबंध है। तो आपके सिलेबस में कुल 10 निबंधकार लगे हुए हैं। निबंधकारों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर निबंधों को मैं जोड़ूँ तो इसकी संख्या ज़्यादा ही हो जाएगी। 10 निबंधकार लगे हुए हैं और किसी के 2 निबंध है, किसी के 3 निबंध। अब इसमें सिलेबस में एक जगह शिव शंभू के चिट्ठे नाम से जो निबंध दिया गया है, वो बालकृष्ण भट्ट का बताया गया है। लेकिन आपको उसको बाल मुकुंद गुप्त का याद रखना है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस एक बार पब्लिश हो गया, प्रिंट हो गया, तो किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया। और ये हमारी केवल संस्थाओं की गलती नहीं है, बल्कि आमतौर पर आप देखते हैं बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, तो वो प्रूफ को बहुत कम ध्यान देते हैं। और अंडरस्टैंडिंग समझ पे तो मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा ही नहीं। एक-एक वाक्य, आधा वाक्य पढ़कर ही अर्थ का अनर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमको मैसेज करने लगे कि शिव शंभू के चिट्ठे जो है बालकृष्ण भट्ट का है। लेकिन आप करेक्ट कर लीजिए, हो सकता है ये परीक्षा ये तो आएगा बालकृष्ण भट्ट मतलब शिव शंभू के चिट्ठे से तो सवाल आना तय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपके सिलेबस में निबंध लगे हुए हैं, एक जगह आपको पूरे मिल जाएँगे। विषय वस्तु के हिसाब से मिल जाएँगे या फिर उसमें किस संग्रह में, ठीक है? और पंक्तियाँ भी आपको मिल जाएँगी। तो इसको देखिए। अब बात आती है सबसे बड़ी यूनिट और विविधताओं से भरी हुई यूनिट जो है वो है यूनिट 10। यूनिट 10 के लिए आपको एक अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। जहाँ तक एज परीक्षार्थी के तौर पर मैं देखूँ, शोधार्थी के तौर पर देखूँ और इतने दिनों से पढ़ाने के बाद जो अनुभव हमने ग्रहण किया है, उसके हिसाब से मैं बात करूँ तो यूनिट 5 से लेकर यूनिट 9 तक आप जितना मेहनत करते हैं, उतना ही मेहनत यूनिट 10 के ऊपर भी करनी है। क्योंकि यूनिट 10 में अलग-अलग विधाएँ हैं, जिनको कि हम अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत रखे हुए हैं। आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, ठीक है? पत्र साहित्य है, ढेर सारे इसमें लगे हुए हैं। अब आप देखेंगे कि इसको हम कैसे कम समय में, जो भी वक़्त बचा हुआ है, मैं इसको 7 से 10 दिन मानकर चल रहा हूँ, उसमें कैसे कवर करें? तो आसानी से एकदम कवर कर सकते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा इन सभी रचनाओं को, जो भी रचनाएँ लगी हुई हैं, उनको हमने खुद पढ़ा और उसके हिसाब से नोट्स भी बनाया। जब आप इसका अध्ययन करना शुरू करेंगे तो जब कम समय था तो हमने इसको हाथ से भी लिखा हुआ है, अपने हैंड राइटिंग में भी लिखा, ताकि टाइपिंग वाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हम लिखना शुरू कर दिए। तो इतना डेडिकेशन और समर्पण आप देखेंगे तो आपके अंदर खुद एक नई ऊर्जा आएगी कि नहीं, मैं क्यों पीछे रहूँ? जब कोई इतना करने के लिए तैयार है, तो पीछे रहना ही नहीं है और दोनों को मिलकर उस मंजिल की तरफ जाना है। तो देखिए आपके सिलेबस में लगा है, पहले तो मैंने लिंक बनाया कि माटी की मूर्तें से लेकर अरे यायावर रहेगा याद। इसमें जितने भी लगभग अगर मैं बात करूँ सिलेबस में अपने पास रखा हूँ, लगभग इसमें 14 लेखकों की रचनाओं को आपको पढ़ना है, ठीक है? तो इसमें से पहले में ही माटी की मूर्तें से लेकर अरे यायावर रहेगा याद, पूरा एक जगह कलेक्ट करने की कोशिश की हमने कि अगर आपके पास वक़्त नहीं है या फिर आप अलग-अलग चीज़ों को पलट कर नहीं देखना चाहते हैं, तो एक बैठक में हाथ-मुँह धोकर, खा-पी कर आराम से जब आपके घर वाले सो जाएँ, तो आराम से आप पढ़ना शुरू कर दें। कान में लीड लगाकर
और मोबाइल किस तरीके से देखना है। मोबाइल आमतौर पर लोग इस तरीके से सामने से देखते हैं, आपको ऐसे करके देखना है और उसको फुल स्क्रीन में देखना है। क्योंकि कई बार हम चीजों को बनाते तो हैं, अभिव्यक्त तो करते हैं, लेकिन वो संप्रेषित नहीं हो पाती। और शुरुआती दिनों में मैं आप लोगों से बार-बार ये पूछता था कि मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन वो बात आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं, संप्रेषित हो पा रही है कि नहीं, उसको बताइएगा। तो देखिए इस तरीके से मोबाइल करके आपको देखना है। तो पहले लिंक में आप जितने भी लगे हुए हैं, 14 इसमें लेखक, उनकी रचनाओं को आप देख सकते हैं। फिर हमारा मन नहीं माना, कई बार हमारा मन उस वो राम की तरह है जिनके 2 मन हैं। एक बोलता है कि मैं हार चुका हूँ, एक बोलता है कि नहीं, अभी तो समय आया है आपको आगे बढ़ने का। तो हर व्यक्ति के मन में राम की तरह 2 मन है, आपके भी मन में है। तो मन नहीं माना तो हमने अलग-अलग रचनाओं को ध्यान में रखते हुए फिर से वीडियो बनाना शुरू किया। और टिपिकल मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैटर आपको कहीं नहीं मिले, उस मैटर को मैं दूँ। ये में अंतर यहाँ पर जुड़ने पे। तो हमने संस्कृति के 4 अध्याय का अध्ययन किया, उस पे वीडियो बनाया। फिर तिब्बत, मेरी तिब्बत की यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद। आप देख रहे हैं मैं उल्टा शुरू किया। लोग शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन मैं पीछे से शुरू किया, ताकि कई बार हम देखते हैं शुरुआत करते हैं तो हर व्यक्ति आके शुरू से ही शुरू को बता देता है और आखिर में किसी की नजर जाती ही नहीं। तो हमारा जो सिलेबस होता है वो कुछ ही दूर तक कंप्लीट रहता है। तो हमने पीछे से शुरू किया। फिर एक साहित्यिक की डायरी, साहित्यिक की डायरी, क्योंकि मैं मुक्तिबोध पर काम किया हूं, तो ये डायरी मैं पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते हुए पढ़ा। और एक एक प्रश्न आप देखेंगे मैं इसको हाथ से बनाकर लिखा हूं, हाथ से लिखा हूं। इसके बाद जो अगली रचना है आप खुदरी, भोला राम का जीव, जामुन का पेड़, इन सभी रचनाओं पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं हमने पूरी कोशिश की है कि आप समझ पाए। कौन कहता है कि मूल टेक्स्ट पर हमने नहीं बात की है। मैंने काफी पहले से इस पे चर्चा करनी शुरू की। हम तो शुरू में लड़ाई लड़ रहे थे वन लाइनर बुक्स को लेकर कि वन लाइनर बुक्स इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप सभी के लिए हमने काफी कुछ किया है। हाँ, मैं चीजों को ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा हूं या फिर नहीं पहुंचा पाता हूं। मेरे पास उतने संसाधन नहीं, न मेरी कोई टीम है, न मेरे पास कोई ऐप है, ना जो कुछ है ये यूट्यूब चैनल है और आप लोगों की जो आप लोगों का कनेक्शन है, जो लगाव है, वही है और ये काफी है। तो जामुन का पेड़ हो गया। इसके बाद हमने बनाया एक कहानी यह भी, ठीक है, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, ठीक है, ठकुरी बाबा यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद मुर्दहिया, प्रेमचंद घर में, 14 रचनाएं जो लगी हुई हैं, सब पे मैंने विचार किया है और बताया हुआ है कि कम समय में इसका अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो देर न करते हुए इन सभी वीडियोज को आप देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके पास वक्त नहीं है, 1 सप्ताह बचा हुआ है, लेकिन उस 1 सप्ताह में आप चाहें तो पूरे एनर्जी के साथ आप परीक्षा हॉल में उपस्थित हो जाएंगे। आपको इस परीक्षा में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमने कोशिश किया स्पेशली कि यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 की तैयारी हम कैसे करें। 1 से लेकर 4 तक तो आप पहले भी किताबों में पढ़े होंगे, जैसे भाषा विज्ञान हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ये ऑलरेडी हम अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के दिनों में पढ़ते रहे। लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली रचनाएं दी गई हैं उनको थोड़ा फोकस करके जाना है। तो हर एंगल से हमने तैयारी कराने की कोशिश की है और इसीलिए की है कि आप यहाँ से खाली हाथ वापस न जाएं। जाएं भी तो अन्य लोगों को बताएं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी परीक्षा से ज्यादा पढ़ाने वाले को परीक्षा की चिंता है, उसके अंदर समर्पण है। कई बार अपने से अपने अंदर एनर्जी भरना पड़ता है और वही काम मैं भी कर रहा हूं और आप सभी को भी करना है। उम्मीद है कि ये 5 इकाइयां आपको समझ में आ गई होंगी और अब आपको बचे 7, 8, 10 दिनों में कहीं नहीं भटकना है, यहीं से पूरी तैयारी कर लेना है। आप सब्जेक्टिव तौर पर भी मजबूत होंगे और ऑब्जेक्टिव तौर पर भी मजबूत होंगे। और जो भी प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है, खासतौर से मेरे हाथ में जो है कॉमन प्रैक्टिस सेट मैं ला रहा हूं और लाने का मेरा यही उद्देश्य है कि
प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्नों की मौजूदगी किस तरीके से परीक्षाओं में होती है, एक ही प्रश्न अलग अलग रूप धारण करके कैसे परीक्षाओं में आते हैं, उनको आप समझ जाएं। बाकी तो चीजें आप परीक्षा हॉल में, हमारा दिमाग बहुत शैतान होता है, आखिर समय में काम करता है। तो उम्मीद है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।